एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए अलायंस है, लेकिन दोनों ही दलों के सहयोगी दल चुनाव लड़ने को आतुर हैं। इसे कैसे देखते हैं? पंचायत चुनाव विशेषकर यूपी का ये बता देता है कि विधानसभा चुनाव में उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। सहयोगी दल जो है इनकी आप चर्चा वही हो रही, आपसी खींचतान जो है, इसका असर गठबंधन भी पड़ सकता है। फिर अनुप्रिया पटेल को अगर आप देखिए और जिस तरीके से संगठनात्मक उन्होंने बदलाव किए, वो ठीक उसी लाइन पर जा रही है जिस पे मायावती चली थी। पंचायत चुनाव में आपसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं तालमेल है नहीं, सब लोग अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसका कितना प्रभाव आपको लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव पड़ सकता है? कि जिन जिन ग्रामीण क्षेत्रों में सपा मजबूत थी, पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी उन जगहों पे उसे सीटें मिली। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से करवट बदलती हुई नजर आ रही है और इसकी वजह है 2026 का पंचायत चुनाव। भले ही पंचायत चुनाव हो, लेकिन इसकी धमक उत्तर प्रदेश विधानसभा तक भी है और इसकी वजहें भी हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से इस चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया अलायंस, दोनों ही दलों में या यूं कहें कि दोनों ही गठबंधन में अपने अपने तरीके की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। चाहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या मुख्य विपक्षी दल के मुखिया अखिलेश यादव हों, दोनों ही नेताओं को अपने अपने सहयोगियों के लिए मुसीबतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। अब इसे मुसीबतों को वो कैसे कम कर पाते हैं और पंचायत चुनाव का परिणाम क्या 2027 के लिए भी नई दिशा और दशा तय करेगा, इसको लेकर आज हम बात करेंगे इस खास मुद्दे पर। नमस्कार, मैं अमित विक्रम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम संवाद, जहां हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं संदेशवाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, पंचायत चुनाव की चर्चा जोरों पर है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए अलायंस है, लेकिन दोनों ही दलों के सहयोगी दल चुनाव लड़ने को आतुर हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? अमित जी, पंचायत चुनाव विशेषकर यूपी का ये बता देता है कि विधानसभा चुनाव में तमाम सियासी दलों की स्थिति क्या है, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। अगर आप देखिए तो चाहे इंडिया गठबंधन के दल हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या एनडीए के सहयोगी दल हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, अपना दल यश हो या सुभाषपा हो, इसके इतर भी कुछ छोटे दल हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी लोक मोर्चा का गठन किया है, तीसरे गठन की तैयारी, तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट बता रहे। उसी तरह ओवैसी भी पंचायत के चुनावी जंग में कूदने को तैयार है। ये बात अलग है कि अभी एनडीए का जो एक सहयोगी दल है रालोद, वह उसने अभी पत्ते नहीं खोले। ये जो पूरा चुनाव है, इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो ये दल चुनाव लड़ना क्यों चाह रहे हैं अकेले, ये एक बड़ा सवाल है। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव को देखिए और 2022 के विधानसभा चुनाव को देखिए और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखिए, तो कहीं न कहीं एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनकी आमद कमजोर हुई है। लोकसभा चुनाव में भी इन सारे भाजपा समेत उनके जितने भी सहयोगी दल हैं उनको झटका लगा। बिल्कुल। 2017 के बरक्स अगर आप 2022 के विधानसभा चुनाव को देखिए तो उसमें भी इनको झटका लगा, इनकी
भाजपा को भी सीटें कम आई 2017 की अपेक्षा, और उसका असर इनके ऊपर भी पड़ा है, जो सहयोगी दल रहे। ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव का जो झटका रहा, 2022 के विधानसभा चुनाव का जो झटका लगा इन लोगों को, उससे इन्हें ये लगा कि हमारी सियासत कमजोर हो रही है। हाँ। और उसको मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम पंचायत चुनाव अकेले लड़ें। ये इनका तर्क है। इनका तर्क ये है कि अगर हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो हमें सीट कम मिलेगी और हमारी असलियत खुल करके सामने नहीं आएगी कि हम जमीनी स्तर पर कितने मजबूत या कितने कमजोर। सीट बार्गेनिंग में भी दिक्कत होगी। हाँ, बाद में तो अपने परिणाम के हिसाब से ये सीट बार्गेनिंग भी करेंगे। तो एक तो इनका उद्देश्य ये है जिसके वजह से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। उसके लिए अपनी सियासी बिसात भी बिछा रहे हैं। दूसरी ओर सपा और कांग्रेस के बीच में भी एक तरीके से अलगाव दिख रहा है इस चुनाव को लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के। कांग्रेस में चाहे अजय राय हो प्रदेश अध्यक्ष, चाहे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हो अविनाश पांडे हो या इमरान मसूद सांसद, ये सारे लोग इस बात को स्पष्टता कह रहे हैं कि हम पंचायत का चुनाव अकेले लड़ें। ये बात अलग है कि अभी तक सपा ने इस मामले में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वो कांग्रेस को एक साथ जोड़ करके चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने देगी। ये जो कांग्रेस का भी मानना यही है कि कांग्रेस उत्साहित क्यों है इतना। 1985 के बाद से अगर आप देखिए तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हमेशा हाशिए पर रही। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी इसकी हालत पतली रही। 2022 के चुनाव में जब इन्होंने गठबंधन किया सपा के साथ तो 17 में 6 सीटें ये जीत पाए। इससे वो उत्साहित हैं। इनको लगता है कि कहीं न कहीं हमारे साथ जो हमारे पुराने वोटर थे मुस्लिम और दलित जुड़ रहे हैं वो फिर से जुड़ रहे हैं और हमारी वजह से ही सपा को इतनी ज्यादा सीटें मिल सकी क्योंकि दलित हमारे साथ आए और मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं हुआ। तो कांग्रेस इससे उत्साहित है और वो चाह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ें ताकि अपनी स्थिति स्पष्ट हो सके। उत्तर प्रदेश में हमारी क्या स्थिति है। अभी तक ये माना जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली में ही संगठनात्मक रूप से कांग्रेस की मजबूती है। बाकी जगहों पर कांग्रेस अभी भी कमजोर है। तो इस आधार को लेते हुए कांग्रेस लगातार सृजन अभियान चला रही है ताकि वो अपने सियासी दायरे को बढ़ा सके, मजबूत कर सके और विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ सके। अगर उसे इसमें ज्यादा मजबूती मिलती है विशेष करके पंचायत चुनाव में तो इसका उसे बेनिफिट मिलेगा 2 तरीके से। एक तरीका यह है कि अगर वो गठबंधन में जाती है तो चाहे वो सपा से गठबंधन करे चाहे बसपा से गठबंधन करे, अधिक से अधिक सीटों की बार्गेनिंग करेगी, अधिक से अधिक सीटें मांगेगी। अगर वो गठबंधन में नहीं लड़ती है तो 403 सीटों पर अगर उसे चुनाव लड़ना होता है तो वो उससे ये लगेगा कि हम इसमें अधिक से अधिक सीटें जीत करके अगर सीधे सत्ता में नहीं आ सकते हैं तो कहीं न कहीं हम किंग मेकर की भूमिका में अपने को रख पाएंगे। तो कुल मिला जुला करके ये स्थितियां सहयोगी दलों की और इनकी बनी हुई हैं, सपा की और भाजपा की। यही इनका मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायत चुनाव में या पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का। दूसरी बात, ओवैसी भी आ रहे हैं। ओवैसी ने कह दिया कि हम पंचायत चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी की पार्टी उसके लिए सक्रिय हो चुकी है प्रदेश में। इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य भी सक्रिय हो चुके हैं। तो एक तरीके से देखिए तो ये चुनाव
पूरे विधानसभा चुनाव के पहले का हाँ। एक लिटमस टेस्ट कह सकते हम्म। हैं, नेट प्रैक्टिस भी कह सकते हैं इसको। तो यही इसके सियासी मायने हैं। एक सर प्रश्न उठता है, जो छोटे दल आप चर्चा कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है जो छोटे दल हैं, ये भाजपा का समीकरण या जो सपा की पीडीए पॉलिटिक्स है, इसको भी कहीं खेल कर जाए, पता चले जो परिणाम आने हैं उसके विपरीत हो जाए या उनको मुसीबतें खड़ी हो जाए? अमित जी, आप पंचायत चुनाव के एक परिदृश्य को देखिए, जिसमें 57,000 से अधिक प्रधान चुने जाने, ग्राम पंचायत है, 3200 जिला पंचायत सदस्य चुने जाने, 1826 ब्लॉक प्रमुख चुने जाने और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने। ठीक है, ग्राम प्रधानी का चुनाव सिंबल पे नहीं होता है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख और इनके चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सिंबल की लड़ाई है। और ये पूरा एक बड़ा नेटवर्क है। अगर आप इन सीटों को देखिए तो पूरा बड़ा नेटवर्क है। और इसमें भी आप अगर 400 विधानसभा की 403 सीटें देखिए तो 403 सीटों में 269 सीटें ग्रामीण परिवेश से आती हैं। तो ये जो ग्रामीण परिवेश से सीटें आ रही हैं, ये 2/3 होती हैं 403 का। तो यहाँ पर जो असर पड़ेगा उसका असर भी दिखेगा आगामी विधानसभा चुनाव। अब रही बात कि इस परिदृश्य को, इस स्थिति में अपनी मजबूती भाजपा और सपा कैसे बनाने की तैयारी कर रही है और छोटे दल इसमें कहां डेंट पहुंचा सकते हैं। जहां तक सपा को देखिए आप, तो सपा अपने पीडीए पर, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर चल रही है। हालांकि बीच में वो सॉफ्ट हिंदुत्व का भी नारा चला रही है, लेकिन मुख्य उसका मुद्दा पीडीए ही है। और इसके लिए स्वयं अखिलेश यादव गांवों में पीडीए चौपालें लगवा रहे हैं, पीडीए पर्चा चल रहा है। और इनका मानना यह है कि हम इस तरीके से अपने को मजबूत कर सकते हैं। अब इसी परिदृश्य में अगर आप देखें तो हाल में आजमगढ़ में इन्होंने पीडीए भवन का निर्माण कराया, उसका उद्घाटन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया। पूर्वांचल को अगर आप आजमगढ़ को देखेंगे तो आजमगढ़ जहां है वहां से उत्तर और दक्षिण में दो दिग्गज नेताओं की मौजूदगी है। योगी उधर है गोरखपुर में, और दक्षिण में मोदी वाराणसी। इन स्थिति में भी आजमगढ़ सपा का प्रमुख गढ़ बना हुआ है। 10 की 10 विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, सारी सीटें इनके पास है। और पूर्वांचल के 28 जिलों में जो सीटें हैं 126-28, इन सीटों पर सपा प्रमुख का फोकस है कि अगर हम इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रख सकते हैं, अगर बना लेते हैं तो हम विधानसभा चुनाव की नैया आसानी से पार कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के आधार पर उन्होंने पीडीए भवन बनाया और साफ कहा कि सफाई के बाद पीडीए भवन हमारा दूसरा स्थायी पता है। एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की वहां के लोगों को कि ऐसा नहीं है कि हम केवल सफाई तक सीमित है, हमारा आजमगढ़ भी दूसरा घर है। यहां पर अखिलेश यादव जोर क्यों दे रहे हैं? जोर इसलिए दे रहे हैं कि पूर्वांचल में पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यक समर्थन दोनों पर सपा का एक तरीके से, सपा की एक ठीक ठाक पकड़, जिसमें कुशवाहा है, मौर्य है, तमाम यादव हैं और मुस्लिम तो समर्थन में है। तो इसके आधार पर इन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है, उसको
प्रमुखता देने की कोशिश कर रही है, और बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर ये अपना पीडीए चौपाल चला रहे हैं और संदेश भेज रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। अब आप भाजपा को देखिए, भाजपा की रणनीति ये है कि हम ये करें, एक तरीके से उन्होंने पीडीए के सामने पीडी कर दिया है, यानी पिछड़ा और दलित। अगड़ा तो उनका मानना ये है भाजपा के कि अगड़ा हमारे साथ है, 90%, सवर्ण हमारे साथ है, तो ये पीडी पर फोकस कर रहे हैं, यानी पिछड़ा और दलित पर फोकस कर रहे हैं, और इसी आधार पर इनके सारे समीकरण तय हो रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा तो इन्हीं दो जातियों से, पिछड़ा या दलित, किसी एक को चुना जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और इसका असर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप इन दोनों की जो रणनीति है इनको देखिए, और इसी रणनीति के बरक्स इनके जो सहयोगी दल हैं उनको देखिए। सहयोगी दल क्या कर रहे हैं? सहयोगी दलों की स्थिति वही है कि चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, अपने जातिवादी समीकरणों में लगी हुई, इनका आपका निषाद पार्टी है, वो अलग अपने उसमें लगी हुई है, जोड़ घटाव में लगी हुई है, निषादों पर फोकस कर रही है। और संजय निषाद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारी जो निषाद पार्टी है वो प्रदेश की चौथी राजनीतिक शक्ति है। अब ये बात अलग है कि वो चौथी राजनीतिक शक्ति किस आधार पे मानते हैं, जबकि निषादों का वोट तक इनको नहीं मिला, नहीं हुआ। 24 में परिणाम देखने को मिला, परिणाम आप देख लीजिए। राजभर अलग अपना समीकरण बना रहे हैं, राजनीतिक कोटे की बात कर रहे हैं, कोटे में कोटे की बात कर रहे हैं ताकि एक संदेश दिया जा सके। तो सबकी जो राजनीति है वो पिछड़े और दलितों पर फोकस्ड है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी वही उसी रास्ते पे चल रही है जो सपा की रणनीति है, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक। और इनका फोकस इन सारी चीजों पर इसलिए है क्योंकि इनका मानना है कि बसपा कमजोर हो गई है और दलित वोटों को जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपनी तरफ खींच सकें। तो ये जो खींचतान चल रही है तो किसको डेंट पहुंचाएंगे? ये स्वाभाविक है कि सपा को, जो पिछड़ी दलित पीडीए चला रहा है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, उनको डेंट पहुंचाएंगे, और यही डेंट पहुंचाएंगे सपा को, भाजपा को, जो इनके सहयोगी दल हैं। क्योंकि भाजपा भी राजनीतिक समीकरण इन दलों को मिला करके जो जाति समीकरण बनाया था, उसका मानना यही था कि अगर ये हमारे जाति दल मिल गए हमारे साथ, अनुप्रिया पटेल हो या ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, ये हमारे साथ मिल करके अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारा जाति समीकरण मजबूत होगा और हम बहुत आसानी से सत्ता की प्राप्ति कर लेंगे। तो अगर देखा जाए तो अगर ये जिस तरीके का आज परिदृश्य दिखाई दे रहा है उसमें निश्चित रूप से ये छोटे दल, सहयोगी दल, ओवैसी भी उसमें शामिल है और स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल है, ये सारे दल इन्हीं दो बड़े दलों का खेल बिगाड़ सकते। यही स्थिति फिलहाल दिखाई पड़ रही है। सर, ये सहयोगी दल जो है इनकी आपस आप चर्चा वही हो रही, आपसी खींचतान जो है, इसका असर गठबंधन भी पड़ सकता है फिर? देखिए अमित जी, तीन चीजों को थोड़ा सा एलिब्रेट कर देते हैं। अनुप्रिया पटेल को अगर आप देखिए और जिस तरीके से संगठनात्मक उन्होंने बदलाव किए, वो ठीक उसी लाइन पर जा रही है जिस पे मायावती चली थी। मायावती ने जिस लाइन को चल करके अपनी लाइन बड़ी की थी, सियासत का कद ऊंचा किया था, अनुप्रिया पटेल अब उसी पिच पे खेल रही। दूसरे नंबर पे कोई नहीं। दूसरे नंबर पे फिलहाल कोई नहीं। अनुप्रिया पटेल ने दो काम किए। पटेलों का उनके पास वोट है, उनकी निगाह
ब्राह्मणों पर और दलितों पर है। मायावती भी ब्राह्मणों के आधार पर ही बहुमत में आई थी, याद होगा आपको, 2007 में। तो उसी तरीके से अनुप्रिया पटेल चाह रही हैं कि ब्राह्मण, दलित और पटेल, ये तीनों जातियां मिल करके अगर हमारे साथ जुड़ जाए तो हमारा कद भी ऊंचा होगा और हो सकता है विधानसभा चुनाव में हम अधिक से अधिक सीटें गेन कर सकें, ला सकें और अपनी भागीदारी सत्ता में और मजबूती से बढ़ा सकें। इसके लिए उन्होंने दो बदलाव किए। पहला बदलाव उन्होंने किया, आरपी गौतम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये सीतापुर के हैं और एक ठीक ठाक छवि के नेता है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उन्हें लगा कि इस समय बसपा हाशिए पर जा रही है और जाटो जो 12% है यूपी में, ये जाटो वोट जो बसपा के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो हमारे पास चला आएगा तो हमें फायदा मिल जाएगा। तो इन्होंने आरपी गौतम जो जाटो समुदाय से आते हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दूसरा उन्होंने एक संदेश दिया कि जो कार्यकर्ताओं के बीच में यह संदेश गया था कि केवल दो लोगों की पार्टी है, आशीष पटेल की और अनुप्रिया पटेल की, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके अंदर जो आक्रोश था, और अभी पल्लवी पटेल ने भी आशीष पटेल पर कई आरोप लगाए। तो इसको देखते हुए उन्होंने दो काम किए। पहला काम उन्होंने ये किया कि आशीष पटेल जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, बाद में कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुए और अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष से उनको और नीचे कर दिया गया, उपाध्यक्ष बना दिया, डिमोशन हो गया। पहले नंबर पर उन्होंने माता बदल तिवारी को उपाध्यक्ष बना दिया। अब वो पहले नंबर पे हैं, आशीष पटेल बहुत नीचे गए। इसके पीछे दो संदेश थे अनुप्रिया पटेल के। अनुप्रिया पटेल ने ये अपने पति का डिमोशन करके पार्टी में कद कम करके आम जनता को या अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि दल से ऊपर कोई नहीं, और दल के हित में जो होगा वही हम करेंगे। और चूंकि राम कुमार पाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे इनके, अनुप्रिया पटेल के, उन्होंने इस्तीफा दिया था आरोप लगाते हुए आशीष पटेल पर, और तमाम आरोप लगाए थे कि दरकिनार किया जा रहा है नेताओं को और केवल दो लोग दल चला रहे हैं। तो उस चीज को, उस आक्रोश को कम करने की कोशिश की। दूसरा काम इन्होंने ये संदेश दिया कि ब्राह्मणों के प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं और हम सवर्णों को भी आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। तो एक तरीके से अनुप्रिया पटेल ने एक तीर से कई निशाने साधे। एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं के आक्रोश को कम करने की कोशिश की, दूसरे तरफ ब्राह्मण या सवर्णों को संदेश देने की कोशिश की, और तीसरे दलितों को संदेश, विशेषकर जाटो समुदाय को संदेश देने की कोशिश की कि आप हमारे साथ आइए, आपके हित हमारे पास सुरक्षित। ठीक वही चीज अब ये जो समीकरण बना रही है अनुप्रिया पटेल, वो निश्चित रूप से भाजपा के लिए फांस है। बिल्कुल, भाजपा के लिए झटका भी है कि जिस चीज पर भाजपा चल रही है, दलितों, सवर्ण तो है उनके साथ, दलितों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है, उसी पिछड़ों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है, वही जो है अनुप्रिया पटेल कर रही है। ठीक यही काम राजभर कोटे में कोटा करके एक क्वेश्चन मार्क योगी सरकार के सामने रख दिया है कि अगर आप कोटे में कोटा नहीं करते हो तो हम जाकर के इसका प्रचार प्रसार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएंगे, और अगर हमें ज्यादा सीटें मिल गई तो फिर हम आपको बार्गेन करेंगे विधानसभा चुनाव। तीसरी संजय निषाद की, हालांकि संजय निषाद अभी भी बीच की नाव पे चल रहा है। संजय निषाद कह रहे हैं कि हम क्षेत्रीय पंचायत और पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष में हम भाजपा का समर्थन करेंगे। कुल मिला जुला करके इनमें खींचतान चल रही है। वही खींचतान
आपके इंडिया गठबंधन में चल रही है, कांग्रेस हो चाहे सपा में हो, वो भी खींचतान कर रहे हैं। और कांग्रेस अपना बाकायदे स्पष्ट कर चुकी है कि 2027 में गठबंधन किससे होगा, सपा से होगा, बसपा से होगा, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। तो ये भी स्पष्ट हो चुका है, दरार आ चुकी है। और ये दरार आज की नहीं है, उस समय की है जब उपचुनाव हुए थे। तो ये जो खींचतान हुई इसका असर किस पे पड़ेगा? निश्चित रूप से ये जो सहयोगी दल है उन पे पड़ेगा और ये गठबंधन को प्रभावित करेंगे। और अगर मान लीजिए अधिक सीटें इनको आती हैं, ये बार्गेन करते हैं, तो ऐसे में गठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा, ये भविष्य के गर्त में है। और सपा बसपा भी अपनी कोशिश कर ही रही है। इन्होंने अपने आनंद को उतार दिया है, कमान दे दी है। लेकिन अब ये रिजल्ट बताएंगे पंचायत चुनाव के कि ये गठबंधन, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे भाजपा का एनडीए अलायंस हो, ये कितने दूर तक चलेगा। लेकिन इसका असर तो जरूर पड़ेगा। अंतिम प्रश्न, जैसे विधानसभा चुनाव का जिक्र हो रहा है, पंचायत चुनाव में आपसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं तालमेल है नहीं, सब लोग अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसका कितना प्रभाव आपको लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव पड़ सकता है? अमित जी, हमने अभी बताया कि 269 सीटें हैं, 269 और 403 में, यानी 2/3। इसी आधार पर आप देखिए और पिछले 2021 के चुनाव को देखें, पंचायत चुनाव, जो पंचायत चुनाव हुआ, उस चुनाव में रिजल्ट क्या थे? उस चुनाव में रिजल्ट ये थे कि जिन जिन ग्रामीण क्षेत्रों में सपा मजबूत थी, पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी उन जगहों पे उसे सीटें मिली। जहां जहां भाजपा मजबूत थी वहां भी भाजपा को सीटें मिली, बढ़ी। तो पंचायत चुनाव भले सिंबल पर न लड़ा जाता, लेकिन उसका जो ग्रामीण ग्रास रूट लेवल पे असर बहुत व्यापक होता है, परसेप्शन बनाने में। हाँ, परसेप्शन भी बनाता है और जनता संदेश भी दे देती है राजनीतिक दलों को कि हाँ, हमारा झुकाव किधर है, इस या इधर है या उधर है, या सत्ता पक्ष के साथ है या विपक्ष के साथ है। तो ये जो असर है ये तो विधानसभा चुनाव में पड़ना तय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विधानसभा चुनाव में पड़ेगा नहीं। ये मान लीजिए अगर कि अक्सर ये कहा जाता है कि पंचायत चुनाव तो सत्ता का और प्रशासन का होता है, लेकिन सत्ता प्रशासन का चुनाव अगर होता तो निश्चित रूप से ये सीटें लोकसभा चुनाव में या 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को उतनी नहीं मिलती और ना ही भाजपा की कम होती। तो उस समय जो झुकाव दिखा था वो झुकाव बाद में भी दिखा, और इसका असर यही वजह है कि भाजपा भी पूरी तरह से लगी हुई है, क्योंकि 2024 में जो उसको झटका लगा है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा झटका लगा, तो वो इसलिए परेशान भी है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में अपने को मजबूत नहीं करते हैं तो विधानसभा चुनाव में हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। यही चीज सपा के साथ है। अगर ये प्रशासन का ही चुनाव हो, सरकार का ही चुनाव हो, तो सपा क्यों जुटती? भाजपा क्यों अपने तरीके से समीकरण, जाति समीकरण क्यों बैठाती? या अन्य दल अपनी अपनी जो राजमाइश क्यों करते? वो तो मान के बैठ जाते कि भाई ये तो उनका चुनाव है, हमें तो कुछ मिलना नहीं है इसमें। तो ये कहना कि इसका असर नहीं पड़ेगा, बहुत दूर तक इसका असर जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। ये परिदृश्य इनका पंचायत चुनाव परिणाम बता देंगे कि कहाँ 2027 की सियासत किस ओर करवट ले रही है। यानी कुल मिलाकर पंचायत चुनाव 2026 से पहले जो गठबंधन दलों में आपसी खींचतान है, वो चाहे निषाद पार्टी हो,
अपना दल हो या फिर ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा हो। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीतियां निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से खींचतान देखने को मिल रहा है, उससे यह जरूर माना जा सकता है कि इसका परिणाम, या यूं कहें कि व्यापक तौर पर इसका परिणाम कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है 2027 के सियासी इम्तिहान में।